चार मुख्य प्रकल्प निश्चित किए हैं, चार सेवा के मूल केंद्र निश्चित किए हैं कि इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यदि मैं सूत्र रूप में इस बात को कहूं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशी और अनुसंधान। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशी और अनुसंधान, इन चार बिंदुओं पर पतंजलि योगपीठ ने इस 2021 के वर्ष में कुछ विशेष करने की योजना बनाई है। दोस्तों मित्रों, आप परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को प्रतिदिन आस्था पर, संस्कार पर अनेक चैनल्स पर देखते हैं, उसमें इंडिया टीवी पर भी बहुत सी दुनिया उनको देखती है। आजकल परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विशेष रूप से दो बातें कह रहे हैं जो मैं बड़ा परिवर्तन पिछले 6 महीनों से देख रहा हूं। दोस्तों मित्रों, मैं कह रहा था कि आसन के साथ प्राणायाम को परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जोड़ना आरंभ किया है। मैं बहुत से डायबिटीज के पेशेंट्स को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में, योगग्राम में भी देख रहा हूं, आस्था पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि वह 400 उनकी शुगर लेवल है, 300 शुगर लेवल है और मात्र 7 दिनों में, 15 दिनों में वह नॉर्मल आ जाते हैं, विदाउट मेडिसिन उनकी मैनेजमेंट हो जाती है। परंतु उन्हें योग, प्राणायाम, ध्यान करना होता है। परंतु उस प्राणायाम, ध्यान में भी, आसन में भी एक नवीनता आप देख रहे हैं जो अनुसंधान के साथ जुड़ती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशी और अनुसंधान का पर्याय है। शिक्षा भी उसमें दी जा रही है, स्वास्थ्य का भी मूल तत्व है, स्वदेशी का मूल संकल्प है, अनुसंधान का जो तत्व है वो ये है कि आज तक के जितने भी आप हमारे शास्त्र देखेंगे, योग दर्शन पढ़ेंगे, आप हठ योग पढ़ेंगे, आप घेरंड संहिता पढ़ेंगे और आप विभिन्न जो वर्तमान कालखंड के जो हमारे योगी हैं उनको देखेंगे तो उन्होंने आसन की बात कही है, प्राणायाम की बात कही है, परंतु ब्लेंड की बात नहीं की कि आप आसन करते करते प्राणायाम करें। ये बात अनुसंधान परक है और इसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पिछले 6 महीनों से लगातार मैं देख रहा हूं, उसको जोड़ते चले आ रहे हैं। और उसमें वक्रासन करते हुए आप कपालभाति प्राणायाम करें, आप सूर्य नमस्कार करते हुए श्वासों पर ध्यान दें, ये तो पहले से हम सुनते आ रहे हैं, परंतु वक्रासन करते हुए कपालभाति करना, आप सेतुबंध आसन कर रहे हैं, मत्स्य आसन कर रहे हैं, उसमें आपको, आप सर्वांगसम आसन कर रहे हैं उसमें। और मैं आज अपने कार्यकर्ताओं से इस बात को साझा करना चाह रहा हूं कि वह भी इस अनुसंधान पर कार्य को अपनी कक्षाओं में आरंभ करें। एक नवीनता के साथ जुड़ा हुआ विषय है। वर्तमान कालखंड में पतंजलि योगपीठ अनेक अनुसंधान के कार्य कर रहा है। अनेक अनुसंधान की बात करूं तो अभी आपने कोरोनिल देखी, पूरे कोरोना काल में एक ऐसी संजीवनी बूटी जिसने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को, घर के लोगों को जीवन दान दिया है और एक संबल प्रदान किया इस पूरे भय के वातावरण में। यह अनुसंधान का ही एक लाभ था। और दूसरी यदि हम बात करें कि आसनों के साथ योग में अनुसंधान परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने किया है, ये योग का अनुसंधान हम अपने यहां आरंभ करें, एक तो मेरा आपसे ये निवेदन है। दूसरा मैं आज आपसे निवेदन ये करने वाला हूं कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग को यज्ञ के साथ जोड़ने की बात कही है और योग के साथ यज्ञ चिकित्सा यदि जोड़कर की जाए तो कितनी प्रभावी हो सकती है। इसमें मुझे अपने पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी के विषय में तो चर्चा करनी ही है, अपने महाराष्ट्र मुंबई प्रांत के जो कार्यकर्ता हैं भाई श्रवण गुप्ता जी, उनके विषय में चर्चा करनी है। एक समर्पित जिसे कहते हैं कार्यकर्ता, पति पत्नी दोनों ही पूरे श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने पहले योग में पूरा समय देना शुरू किया और उसके बाद उनका मन बना कि महर्षि दयानंद के साथ उनके अनन्य जुड़ाव था, तो उन्होंने प्रयास किया। मुझसे लगातार पिछले 5 वर्षों से मैं जब भी जाता था तो यज्ञ उनके साथ करते ही थे हम, और हम अपने कार्यक्रमों में भी शुरुआत यज्ञ से किया करते थे। पर मैंने देखा कि यज्ञ से शुरुआत करते करते उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम, पहले 200 लोगों का, फिर 500 लोगों का, 1-1 हजार लोगों का मुंबई में यज्ञ का प्रक्रिया शुरू की,
जिससे वातावरण का शोधन तो हुआ ही, लोगों को बहुत राहत मिली। एक ऐसा विषय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कल बता रहे थे कि एक बेटी जो कई दिनों से कोमा में थी, उसके पास परिवार के लोगों ने यज्ञ करना शुरू किया, तो कहते हैं कि वो 6 महीने बाद जब उठी, कोमा से बाहर आ गई और उसको पूरे यज्ञ के मंत्र याद थे। अर्थात अवचेतन मन में भी जब आपका पूरी सेंसेस काम नहीं कर रही हैं, परंतु वह मंत्र का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है, इसका एक स्पष्ट उदाहरण अपने को देखने को मिलता है। मंत्रों का उच्चारण एक विशेष दृष्टिकोण से जब किया जाता है, वह वाइब्रेशन का रूप ले लेता है और वाइब्रेशन हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म तरंगों के रूप में प्रवेश कर जाती हैं। तो आज मेरा विषय 2 ही चीजों पर ज्यादा केंद्रित रहेगा कि अपने कार्यकर्ताओं को पतंजलि योगपीठ के अनुसंधान की चर्चा तो हमने आयुर्वेद के दृष्टिकोण से की है, परंतु आज योग में जो अनुसंधान चल रहा है उसकी चर्चा मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि एक तो आसन करते हुए प्राणायाम को ऐड करना और दूसरा यज्ञ के मंत्रों की, वेद मंत्रों की उच्चारण के साथ क्या लाभ होता है उस पर, और यज्ञ और योग उसका भी एक अनुसंधान मैंने देखा कि पूरे कोरोना काल में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने सभी कार्यक्रमों में यज्ञ को आप देखते होंगे नियमित रूप से वेदी पर यज्ञ चल रहा है और उधर से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योग करवा रहे हैं, योग भी हो रहा है और यज्ञ भी हो रहा है। तो योग यज्ञ परक हो जाए, यह संदेश परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज देना चाहते हैं। मुझे लगता है अपने सभी कार्यकर्ता इस भाव को समझेंगे और इस निमित्त अपने कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे और अपने प्रत्येक कार्यक्रम में इन 2 अनुसंधान को जोड़ने का क्रम शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें अब लाभ बहुत स्पष्टता से दिखने लग गया है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यदि आप योग करते करते यज्ञ की भी धुआं या उसकी जो वायु है अपने साथ अंदर ले रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे सेल्स पर कई गुना हो जाता है। ये 2 जो तत्व हैं, मुझे लगता है इसको अपने को अभी अपने कार्यक्रमों में धारण करना चाहिए, क्योंकि ये अनुसंधान के जो कार्य हैं ये बहुत लंबे कालखंड के बाद श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अनुसंधान करने के बाद, अनुभव में लाने के बाद, प्रयोग करने के बाद ही मंच से कहते हैं। ये तो बात आप 100% मान लीजिए कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कोई भी बात जब तक वह अनुभव और प्रयोग पर आधारित नहीं होती है तब तक किसी से शेयर नहीं करते। ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की साइंटिफिक अप्रोच है और इस अप्रोच के आप ही नहीं पूरी दुनिया कायल है, क्योंकि जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं उसे दुनिया फॉलो करती है। अब बहुत बड़े स्तर पर योग और यज्ञ जुड़ गया है। हमें यज्ञ पूर्वक योग करना है, यज्ञ परक योग करना है। तो दोस्तों मित्रों, आप अपने परिवार में, अपने योग की कक्षाओं में यज्ञ को अवश्य जोड़िए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम यज्ञ पर बैठा करते थे तो बिना मास्क के ही सब लोग बैठा करते थे, और ये वास्तविक तथ्य है कि लगभग 35 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, 50 डिग्री पर कहते हैं कि वो वायरस ही नहीं मर जाता है, परंतु वो वातावरण ऐसा हो जाता है यज्ञ का। और इस पे भी अनुसंधान पतंजलि योगपीठ कर रही है कि यदि घर पर यज्ञ किया जाए तो घर का वायरस लोड जो है वो 90% कम हो जाता है। उसका पूरा अनुसंधान आपके पास आएगा। हम पूरे कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत लोगों ने प्रश्न खड़ा किया कि आप समिधा जलाते हैं, उपले जलाते हैं, गाय के गोबर के उपले बना के उसको समिधा के रूप में प्रयोग करते हैं, उससे तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, वो तो बड़ी हानिकारक है। हाँ, निश्चित रूप से कुछ गैसें हानिकारक भी होती हैं। उसके लिए कुछ एरिया हमने को छोड़ना होता है, उसके आसपास कुछ पानी रखना होता है, पानी जल का सिंचन करना होता है। उस जल के सिंचन में यज्ञ की जो वह विषैली गैसें हैं वो उसमें जाके एब्जॉर्ब होती हैं, या निश्चय है। परंतु जो एक वातावरण बनता है
जो वो सामग्री है, उस सामग्री का भी बहुत विशेष लाभ है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप एनीमा लेने की बात आ रही थी, तो आप विभिन्न प्रकार के क्वाथों का एनीमा लीजिए। यदि लीवर की दिक्कत है तो आपको सर्वकल्प क्वाथ का एनीमा लेना चाहिए। आपको यदि स्किन डिजीज है तो द्राक्षा क्वाथ का आपको, और इस प्रकार की जो बात मैं सुन रहा हूं ये बिल्कुल नहीं है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी, योग के दृष्टिकोण से भी ये, परंतु है अनुसंधान पर उसका रिजल्ट बहुत इफेक्टिव आ रहा है। तो एक तीसरा तत्व और वो है पंचकर्म के साथ जुड़ा हुआ, अनीमा के साथ जुड़ा हुआ। और चौथी बात जो मैं जोड़ रहा हूं वह है आहार तत्व के साथ। 2 दिन पहले ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि आहार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भाग ले रहा है। जिनको लगातार खांसी रहती है और उनको यदि डायबिटीज नहीं है और उनको अस्थमा है तो उनको क्या लेना चाहिए? तो उन्हें खजूर कल्प लेना चाहिए कि कई दिन तक केवल खजूर लेना। जिनका मोटापा कम नहीं हो रहा है तो उनको लौकी कल्प करना चाहिए। लौकी कल्प मायने घी का सुबह जूस लें, उसकी सब्जी खाएं, जिस भी प्रकार से उसको लेना है और उस पर ही आधारित। बहुत ज्यादा मोटापा है तो मौसम अच्छा आ जाएगा, अब आपको तरबूज मिलने लग जाएगा, वाटरमेलन मिलने जाएगा, तो वाटरमेलन का कल्प करना। तो ये एक जो बात आई। फिर यदि आपको स्किन डिजीज बहुत ज्यादा है, और मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा स्किन डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं, स्क्लेरोडर्मा के बहुत ज्यादा पेशेंट हैं, व्हाइट पैचेस बहुत बहुत लोगों को आ रहे हैं, तो उनमें क्या करना चाहिए अपने को? तो उसमें भी आहार चिकित्सा पर विशेष श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बल दे रहे हैं। तो ये मतलब 2 मैंने विशेष तो तत्व बताए कि वह योग में, तीसरा मैंने कहा आहार चिकित्सा, और चौथा जो मैंने आपके साथ चर्चा कर रहा था वो इसी दृष्टिकोण से है कि विशेष रूप से कल्प के दृष्टिकोण से आपको क्या क्या आहार लेना चाहिए, उससे कैसे आप रोग मुक्त हो सकते हैं, वो कल्प चिकित्सा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बता रहे हैं। और आयुर्वेद में एक अनीमा पंचकर्म की जो बात कर रहे हैं, जो मैं देख रहा था कि अब षटकर्म हमारे हर जितने भी रोगी हैं उनके लिए षटकर्म अनिवार्य कर दिया गया पतंजलि योगपीठ में, क्योंकि जब तक शरीर की शोधन की क्रिया नहीं होगी तब तक व्यक्ति के स्वास्थ्य होने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता साहब। और योग और यज्ञ शोधन की ही प्रक्रिया है, स्वास्थ्य तो अपने आप प्राप्त हो जाता है। जो शुद्ध हुआ वो बुद्ध हो गया। इस मूल तत्व के ऊपर केंद्रित होकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कार्य कर रहे हैं। आइए हम सब कार्यकर्ता मिलकर अब योग के हर कार्यक्रम में यज्ञ को भी शामिल करें, और यजन की जो प्रक्रिया है वह इस कोरोना काल में भी कितनी इफेक्टिव है कि पतंजलि योगपीठ में एक भी कोई रोगी कोरोना काल में नहीं हो पाया। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, सामूहिक यज्ञ के कार्यक्रम भी हुए, योग के कार्यक्रम भी हुए, परंतु यज्ञदेव की कृपा रही, वो वातावरण इस प्रकार का सुगंधित रहा, औषधीय सामग्री डाली गई थी, उसने एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर दिया कि किसी प्रकार का रोग हो ही नहीं पाया। तो आइए, आज पूरी मानवता सामान्य से लेकर जेनेटिक रोगों से अत्यंत पीड़ित है, इतने कष्ट में है, लोगों की लाइन लगी हुई है। मैं योगग्राम की बात करूं तो प्रातः काल से उठकर रात तक दसियों फोन हमारे पास आ जाते हैं कि योगग्राम में एडमिशन करवा दीजिए। और ये ड्रग माफिया आप समझिए कि किस प्रकार लोगों का शोषण कर रहा है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं और हर जिले में बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, करोड़ों रुपयों के हॉस्पिटल खुल रहे हैं, परंतु मानवता उतनी कराह रही है, उतनी पीड़ा में है, उससे ज्यादा कष्ट बढ़ रहे हैं। आखिर करना क्या है? करना यह है कि हमें रोग मुक्त जीवनचर्या की ओर लेके जाना है। हम बहुत ज्यादा बड़े हॉस्पिटल हर घर में, घर के सामने हॉस्पिटल तो नहीं बना सकते, और एक जिले में मान लिया 30 लाख की संख्या है और उसमें मान लिया 300 बेड का हॉस्पिटल बन भी गया, तो कितने लोगों का समाधान हो पाएगा साहब? कितने लोगों को बाहर स्वास्थ्य दे पाएगा? इसके ऊपर आप स्वयं चिंतन कर लीजिए। अच्छी बात है सरकार इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का मानना है कि अपने को श्रद्धेय आचार्य श्री भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पहला जो
जीवन में प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में हमें योग और आहार के ऊपर कार्य करना चाहिए। लेट दाई फूड बी द मेडिसिन। हिपोक्रेट्स, जो ये अंग्रेजों के इस पूरी चिकित्सा पद्धति के पिता कहा जाते हैं, हिपोक्रेट, वो कह रहे हैं लेट दाई फूड बी द मेडिसिन। आपका अन्न ही आपका औषध बन जाए, अन्न ही औषध हो जाए, कितनी बड़ी बात है। आइए हमें उसमें प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए, और उसके लिए बहुत सकारात्मक प्रयास पतंजलि योगपीठ की ओर से आरंभ हुआ है। इस आहार चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब कार्यकर्ताओं को करना है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने जो ये योग और आयुर्वेद की बात कहनी शुरू की थी, उसमें हमें लगता था कि हम औषधियों की ही बात कर रहे हैं। ना भैया, अब तो आपके घर में हर प्रयोग होने वाली चीज वहां आपका औषध भी है। आप हल्दी की बात कर रहे हैं, वहां औषध है। आप जीरे की बात कर रहे हैं, वो औषध है। आप काली मिर्च की बात कर रहे हैं, वो औषध है। आप लौंग की बात कर रहे हैं, वो औषध है। आप दालचीनी की बात कर रहे हैं, वो औषध है। आप सेंधा नमक की बात कर रहे हैं तो वो औषध है। अर्थात आपका जो जीवनचर्या है, आप गुड़ की बात कर रहे हैं तो औषधि के रूप में है। कुछ विशेष बिंदु आपके साथ चर्चा कर लूं। अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक जीवनीय तत्व की बात कर रहे हैं कि गाजर में और तिल में विशेष जीवनीय तत्व है, और एक विशेष प्रकार के आयु को रोकने के लिए, जिसे कहते हैं रिजुवेनेटिव, आपकी आयु को रोकने के लिए और आयु की वृद्धि के लिए, आपके चेहरे पर वैसे ही चमक रहे, आप निरंतर स्वस्थ रह सकें, उसके लिए क्या प्रयोग करें। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आपको गाजर का, फ्लैक्स सीड का और तिल का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। और उसको लेकर एक लड्डुओं का निर्माण भी हो गया है, और वह जीवनीय लड्डू आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। परंतु जब तक नहीं मिले, आप घर में उसकी व्यवस्था करिए। अपने परिवार में गाजर के प्रयोग को बढ़ाइए, तिल के प्रयोग को बढ़ाइए, फ्लैक्स सीड के प्रयोग को बढ़ाइए। ओमेगा 3 उसमें फ्लैक्स सीड में रहता है, और ये निश्चित रूप से अपने लिए बहुत कारगर है। कितनी भयंकर बीमारियों में किस प्रकार कारगर हो रहे हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रयोग। आप स्वामी जी महाराज के प्रतिदिन के आस्था कार्यक्रम को, इंडिया टीवी के कार्यक्रम को फेसबुक पर लाइक करिए, शेयर करिए, ट्वीट करिए और रीट्वीट करिए, और आप पाएंगे। और उसको आप यदि थोड़ा सा समय भी आप निकालेंगे तो आप अपने जीवन को स्वास्थ्य की ओर बढ़ा पाएंगे। आज हमारी जो चर्चा है मूल रूप से इसी बात पर निर्भर करती है कि जिस देश को अपने को विश्व विजयी बनाना है, उसको स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है। आज मैं भारत के वैज्ञानिकों को, पतंजलि योगपीठ के वैज्ञानिकों को, इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार उन्होंने अनुसंधान परक जीवन पद्धति को अपनाकर आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से जीवन रक्षा करने का उपाय सुझाया, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और जिन वैज्ञानिकों ने भारत में वैक्सीनेशन बनाई है, उन्होंने भी भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है, उनका भी अभिनंदन करते हुए, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको अपना ध्यान तो रखना ही होगा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी ही होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो आपको विकसित करनी ही होगी। यह तो अटल नियम बन गया है कि यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपना आहार भी सुरक्षित रखना होगा, आपको नियमित रूप से योग, प्राणायाम, ध्यान भी करना होगा, आपको यज्ञ को भी अपने जीवन में सम्मिलित करना होगा, और एक सात्विक सोच के साथ तनाव मुक्त जीवन, प्रसन्नता युक्त जीवन जीना होगा। यह तो अब पूरे भारत के एक एक व्यक्ति को समझ में आ गया। आज भारत के वजीर और भारत के फकीर एक ही बात कह रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत को स्वदेशी चिकित्सा से जोड़े बिना भारत आत्मनिर्भर हो नहीं सकता। कितनी भी हम तरक्की कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, भारत का जो इस वक्त पॉपुलेशन रेट है, यदि हम उसको देखेंगे, 137 करोड़ तक हम पहुंच चुके हैं। और साहब, इन 137 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना ये खाला जी का घर नहीं है, सामान्य बात नहीं है। और ये स्वदेशी चिकित्सा के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। भारत को
भारत की सभी राज्य सरकारों को इस पे विचार करना होगा। अपने स्वास्थ्य बजट बनाते हुए जो लोग योग का नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, जो संस्थाएं योग का काम कर रही हैं, आयुर्वेद का काम कर रही हैं, उनको प्रोत्साहन देना होगा, उन्हें अनुसंधान के लिए बजट देना होगा, तब जाके स्वदेशी चिकित्सा पद्धति आगे बढ़ेगी। हॉस्पिटल खोलने से, वेंटिलेटर शुरू करने से निश्चित रूप से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा और जिनको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है उनको क्रिटिकल केयर भी मिल पाएगी, परंतु लोग बीमार ही ना हो, सरकार को इस दिशा में सोचना होगा। मुझे लगता है इस स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से भारत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर हो सकता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का यह लक्ष्य है, पतंजलि योगपीठ का यही लक्ष्य है। मैंने कहा कि पतंजलि योगपीठ ने इस वर्ष के 4 मुख्य बिंदु तय किए हैं और वह स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वदेशी और अनुसंधान है। आज मैंने उस स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वदेशी और अनुसंधान में से स्वदेशी चिकित्सा और स्वदेशी चिकित्सा में योग और आयुर्वेद में जो अनुसंधान स्पष्ट दृष्टि को गोचर हो रहे हैं, आज मैंने उनकी आपके साथ चर्चा की है। आप आपका यह दायित्व बनता है कि इसे आप अपने जीवन में जोड़ें, अपनी योग कक्षाओं में जोड़ें। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के इस सांगठनिक निर्देश को, इस संगठन सेवा को हमें जन जन तक पहुंचाना है और जो बीज रूप में परमात्मा ने हमें सारी शक्तियां दी हैं, आइए योग के माध्यम से उसे जागृत करें और मानवता की सेवा में अपने आप को आहूत कर दें। यही लक्ष्य लेते हुए आपसे विदा लेता हूं। ओम शांति शांति शांति।